मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मैं समझता हूँ कि आपका प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा जा रहा होगा और पूरे आप अपनी ओर से काफी मेहनत कर रहे होंगे, राइट। हम लोग आपको मदद कर रहे हैं जिस टारगेट के लिए आप काम कर रहे हैं, राइट। तो अब इस सेशन में जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में जो आपके फिजिक्स के डिफरेंट चैप्टर्स हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, चार्ज हो गया, पोटेंशियल हो गया वगैरह, जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो बहुत अच्छे से करके जाना चाहिए आपको, और आप चाहते भी हैं। क्योंकि मेरे पास कई सारी क्वेरी आ रही है, कई लोग हमारे को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि सर ऐसा कर दीजिए कि जिससे कि एक जगह पे पूरी डेरिवेशन आ जाए, जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो जरूर से करना चाहिए, जिससे कि मोस्ट ऑफ द डेरिवेशन उन पार्ट से जनरली आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जा सकते हैं, राइट। तो ये है, तो हम लोग इस सेशन में यही बात कर रहे हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो डेफिनेटली आने के चांसेस काफी ज्यादा बन सकते हैं और होते हैं, राइट। तो उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं, तो जिससे कि आपको एक जगह पे जब पूरा एक लिस्ट मिल जाएगा कि इतने सारे डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट जो करना ही चाहिए, तो वो आपको मदद कर सकता है। तो शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, और एनसीईआरटी का या जो भी पहला चैप्टर होता है आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास 12th के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपका होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के बारे में, मतलब चार्ज एंड फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में होता है। तो इसमें देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो जरूर से करना चाहिए। पहला आपका फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल की जो फील्ड निकाली जाती है अलोंग द एक्सिस एंड अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जनरली पूछा जाता है कि भाई कि दो चार्जेज हैं, एक चार्ज प्लस क्यू एक माइनस क्यू, ये आपका डायपोल फॉर्म करता है। इस डायपोल की वजह से अलोंग द एक्सिस जो है आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, उसको डिराइव कीजिए। फिर यदि स्मॉल डायपोल हो तब उस केस में उसी रिजल्ट को आप अप्रोक्सीमेट करिएगा, किसमें बताइए, यदि अलोंग द एक्सिस ऑफ द डायपोल की बात करते हैं तो ई पैरेलल जो होता है वो आपका होता है 2kp अपॉन एक्स क्यूब, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आ जाता है स्मॉल डायपोल की वजह से kp अपॉन वाई क्यूब, राइट। तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से करके जाना, दोनों ही डेरिवेशन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बनती है, राइट। तो पहला तो ये है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E का डेरिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इंपॉर्टेंट मतलब हो गया कि यहाँ पे यदि आप एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो जस्टिफाई करने के लिए बोला जाता है कि फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल 0 होगा। दैट मींस वहां पे ट्रांसलेटरी मोशन पॉसिबल नहीं है यदि रिलीज करी जाती रेस्ट से, बट रोटेशनल मोशन पॉसिबल है। रोटेशनल मोशन इट कैन, मतलब रोटेशनल मोशन में अकर, तो उस केस में टॉर्क लगती है। टॉर्क जो होता है P क्रॉस C आता है, इसका डेरिवेशन बार बार पूछा जाता है, राइट। ये इसके ऊपर, और साथ में हो सकता है कि एक एक्सटेंडेड क्वेश्चन इसमें आ जाए कि यदि डायपोल को एक स्मॉल एंगल थीटा के साथ रिलीज कर दिया जाए, मतलब एक डायपोल है जिसको आपने क्या किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, अब उस डायपोल का जो डायपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक काफी स्मॉल एंगल थीटा बना के रिलीज कर दिया जाए, तो मोशन कैसा होगा। तो इस केस में मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, ऑसिलेटिंग मोशन होता है। तो हो सकता है कि इस पे आपको जस्टिफिकेशन या इसका पूरा एनालिसिस करने के लिए पूछा जाए, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट गॉस थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम के बारे में बात करी जाती है। इस थ्योरम के बारे में बार बार पूछा जाता है, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, खासकर इसके एप्लीकेशन की, भाई कि इस गॉस लॉ का यूज करके आप डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। जैसे एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज का, तो एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज जिसको हम लोग लॉन्ग स्ट्रेट वायर कहते हैं। दूसरा आपका हो गया कि इनफाइनाइट यूनिफॉर्म प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ये सारे कुछ हम लोग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात कर रहा हूं मैं, राइट। तो प्लेन शीट ऑफ चार्ज जो होती है, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तीसरा आपको हॉलो स्फीयर, स्फेरिकल सेल कहते हैं, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² होती है, उसको डिराइव करना, और इसके बेसिस पे ये जस्टिफाई करना कि बेसिकली एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, बेसिकली यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पूछा जा सकता है, राइट। तो इसमें एक छोटा सा और मैं एड ऑन करना चाहूंगा आपको कि भाई कि हॉट्स लेवल के क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि जनरली सीबीएसई के पेपर में तो नहीं है, बट मतलब सीबीएसई या बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, बट आप फिर भी एक बार तैयार करके जाना कि हो सकता है हॉट्स लेवल में पूछ दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। इसकी डेरिवेशन आपकी यूनिफॉर्म स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में ये डेरिवेशन, तो इसको ध्यान में रखना है, राइट। अब अगले चैप्टर की ओर प्रोसीड करते हैं, जिसमें कि हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के ऊपर, तो उस पर एक एक करके बात कर लेते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के क्यू बाय आर, और साथ में इसके साथ साथ कि भाई दो पॉइंट चार्ज होती है जिसके इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है के Q1 Q2 बाय आर, इन दोनों के डेरिवेशन बार बार आते रहते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है, राइट। और इसके बाद अगला आता है पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल, क्योंकि देखिए डायपोल दो जगह डिस्कस करी गई है, एक फील्ड में डिस्कस करी जाती है, एक पोटेंशियल में डिस्कस करी जाती है। तो पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल अलोंग द एक्सिस ऑफ द डायपोल एंड अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसके साथ साथ एक एक्सटेंडेड क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किसी भी एंगल थीटा पे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, कोई भी जैसे आपका ये समझिए कि एक डायपोल है, तो डायपोल का जो है बेसिकली ये तो हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हो गया अलोंग द एक्सिस। अब मैं ये एंगल थीटा बोल दिया, ये इस लाइन पे जो कि ये एंगल थीटा बनाया हुआ है डायपोल के साथ, तो इसके ऊपर भी पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखना आप। हालांकि ये टफ डेरिवेशन में हो सकता है, बट ये करके जाना चाहिए, कहीं पूछ दिया गया तो हो सकता है, बट ज्यादातर जो पूछा जाता है अलोंग द एक्सिस एंड अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं, इसकी वजह से फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, राइट। फिर इसके बाद यहाँ पे U इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, इसकी डेरिवेशन बार बार पूछी जाती है। यदि एक डायपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है माइनस पी डॉट ई, उसको आप डेराइव कीजिए। और इसी के साथ साथ वर्क डन बाय द एक्सचेंज के बारे में बात करी जाती है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। यदि एक डायपोल को एंगल थीटा 1 से थीटा 2 हमको लेके जाना है हमें, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बनाया हुआ है, राइट, तो इसमें कितना वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, तो इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या ऐसे आ जाते हैं, राइट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर का, इसका भी देखा गया डेरिवेशन आते हुए, तो इसको भी आप कर लेना, राइट। अगला यहाँ पे कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और कैपेसिटेंस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो डेरिवेशन है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और इसकी डेरिवेशन इसके साथ इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दी जाए तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की डेरिवेशन, और साथ में यदि पार्शियल डाइलेक्ट्रिक हो और बाकी में एयर हो तब उसका डेरिवेशन, तो इन तीनों का डेरिवेशन आप अच्छे से कर लेना। बट बहुत इंपॉर्टेंट है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी का डेरिवेशन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, राइट। उसके साथ साथ एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर जो होती है हाफ सी बी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई 2c, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत दफे पूछा जाता है, इसको डिराइव कर लेना आप। नेक्स्ट आपका आता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन है, पैरेलल प्लेट तो नहीं कहेंगे, कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता ही है कि C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 होता है, तो इसकी डेरिवेशन पूछी जा सकती है। तो ये आपके पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के डेरिवेशन है, राइट। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं अगले चैप्टर पे, जिसके ऊपर हम लोग अब वर्कआउट करेंगे कि उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके पूछे जा सकते हैं, राइट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के जो चैप्टर्स है उसके ऊपर बात करते हैं। तो हमारा अगला चैप्टर जो है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है, और इलेक्ट्रिक करंट में जो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उसमें से ड्रिफ्ट स्पीड के ऊपर बात करी जाती है कि भाई ड्रिफ्ट स्पीड की रिलेशन करंट डेंसिटी के साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई के साथ, तो VD इक्वल टू J बाई एन ई, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कई दफे देखा गया पूछे गए हैं ये। और इसके बाद इसी के आगे आ जाता है कि भाई कंडक्टिविटी की डिपेंडेंस ऑन द रिलैक्सेशन टाइम टॉ या कोलिजन टाइम टॉ, जो कि होता है सिग्मा इक्वल टू एन ई स्क्वायर टॉ डिवाइड बाय एम, जहां पे एन हो गया नंबर डेंसिटी, दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, और ये इलेक्ट्रॉन्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ई द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज टॉ इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम और कोलिजन टाइम, m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद आगे आपका आता है यहाँ पे म्यू इक्वल टू ई टॉ बाय एम, जहां पे म्यू जो है आपका मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर होती है, दैट मींस मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई यहाँ पे। तो ये तीन रिलेशन में से कोई ना कोई एक रिलेशन आने की बहुत पॉसिबिलिटी बन जाती है, तो जरूर से कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे कि EMF का कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन, खासकर पैरेलल कॉम्बिनेशन पूछा जाता है E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 डिवाइड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का जरूर से कर लीजिएगा। और ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, तो इसकी डेरिवेशन जरूर से अच्छे से कर लीजिएगा।
और ये 3 टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, इनके ऊपर तो एक क्वेश्चन हर साल ही रहता है 3 या 5 मार्क्स में। तो ये 3 टॉपिक आपके जरूर से करे जाने चाहिए। किरचॉफ्स लॉ, इसकी जो है किरचॉफ्स लॉ, जो दोनों लॉ हैं केसीएल एंड केवीएल, किस फंडामेंटल लॉ पे बेस्ड है उसके स्टेटमेंट, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता ही आता है। तो जरूर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अच्छे से कर लेना, एप्लीकेशन इसके अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट यहां पे आता है कि वही कि व्हीटस्टोन ब्रिज, जो आपका बैलेंस कंडीशन होता है ब्रिज का, और उसी का एक्सटेंशन मीटर ब्रिज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पोटेंशियोमीटर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कि पोटेंशियोमीटर को डिस्क्राइब करने के लिए, फिर इसके बाद पोटेंशियोमीटर का यूज करके आप कैसे ईएमएफ की वैल्यू निकालेंगे, प्लस यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी कैसे निकाली जाती है, ईएमएफ की इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, तो इसके ऊपर काफी दफे क्वेश्चन पूछा गया है। और इससे रिलेटेड एक एप्लीकेशन, पोटेंशियोमीटर से एक एप्लीकेशन जनरली पूछा जाता है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स आपके हो गए करंट इलेक्ट्रिसिटी के, जो बार बार पूछे जाते हैं। अब हमारा अगला चैप्टर यहां पे चल रहा है आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें जो जो पूछा जाता है, पहला जो बात पूछी जाती है कि भाई कि यदि कोई भी चार्ज पार्टिकल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी v दे दी, तो उसका जो डिफरेंट डिफरेंट मोशंस होते हैं उसके ऊपर, उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोशन आपका सर्कुलर मोशन होता है, जिसमें कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए आता है, साथ में एक हेलिकल पाथ, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसके बाद आपका आता है साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन का कंप्लीट प्रिंसिपल पूछा जाता है, फिर इसके बाद इसका रेजोनेंस कंडीशन पूछी जाती है, फिर इसके बाद यहां पे आपका यहाँ पे लिमिटेशन पूछा जाता है कि भाई कि साइक्लोट्रॉन की क्या क्या लिमिटेशन है, राइट। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बायोट-सवार्ट्स लॉ का स्टेटमेंट आपका आएगा लिखने के लिए, एंड देन बायोट-सवार्ट लॉ का यूज करके एक करंट कैरिंग लूप की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड या एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन आने के बहुत ज्यादा चांस बनते हैं, तो इसको जरूर से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट लिखने, एंड देन एम्पियर्स लॉ का यूज करके इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, साथ में आपका सपोज एक हॉलो सिलेंडर है, तो सिलेंडर में यदि करंट फ्लो कर रहा है तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो इसकी डेरिवेशन पूछी जाती है, राइट। नेक्स्ट अब आ जाइए आप सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जो कि यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पियर्स लॉ, उसका यूज करके निकालना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इन पर्टिकुलर सोलेनॉइड B इक्वल टू म्यू नॉट एन I यूजिंग द एम्पियर्स लॉ डिराइव करने के लिए आता है। अब अगला आ जाता है कि भाई कि दो यदि पैरेलल वायर्स होते हैं तो उसके से फोर्स पर यूनिट लेंथ की डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 डिवाइड बाय T, और डायरेक्शन ऑफ करंट यदि सेम होता है तो यहाँ पे फोर्स ऑफ, यहाँ पे अट्रैक्शन होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है तो फोर्स और रिपल्सन होता है, इसको जस्टिफाई करने के लिए। और यूजिंग दिस लॉ, मतलब यूजिंग दिस डेरिवेशन डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 एम्पियर, दैट मींस 1 एम्पियर की डेफिनेशन जो है पूछी जाती है, तो ये बात ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक करंट कैरिंग लूप को यदि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाए तो उस केस में फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप जो है कहा जाता है कि जीरो प्रूफ कीजिए। नेक्स्ट उसी के साथ आता है कि भाई कि उस लूप के ऊपर जो टॉर्क लगती है M क्रॉस B, वो प्रूफ करने के लिए, जहां पे M यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पे इन पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई कि एक इलेक्ट्रॉन होगा जो सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विद स्पीड v चल रहा है, तो इक्विवेलेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो कि EVR/2 होता है वो प्रूफ करने के लिए आता है। साथ में आपका पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम डॉट बी, राइट, ये बात हो गई यहाँ पे डेरिवेशन की। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन, उसके पीछे क्या प्रिंसिपल है, कैसे आप बेसिकली एक एमीटर को आप गैल्वेनोमीटर से जो है एमीटर बनाएंगे, कैसे गैल्वेनोमीटर से आप वोल्टमीटर बनाएंगे, ये सारा काफी दफे पूछा जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के। अगला आप देखिए जो बहुत अगला चैप्टर जो है, जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट इसमें कुछ क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं, जैसे मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में जो बात पूछी जाती है वो बार मैग्नेट के बारे में ज्यादा बात होती है कि बार मैग्नेट को प्रूफ करना होता है कि ये वैसा ही होता है जैसे एक सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो ये आपका बार मैग्नेट एज सोलेनॉइड इक्विवेलेंट बात होती है, तो ये भी हो सकता है कि इसमें आ जाए। बार मैग्नेट को यदि हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें तो उस केस में जो उसकी आपकी ऑसिलेटरी मोशन होती है SHM होता है, टाइम पीरियड T इक्वल टू 2 पाई रूट बार I बाय I हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड MB, इसके ऊपर बात करी जाती है। और यहीं पे आपका बार मैग्नेट के ऊपर जो टॉर्क M क्रॉस B लगता है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस M डॉट B होती है, तो उसके भी डेरिवेशन आ जाते हैं। और अगला जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसके ऊपर डिस्कशन खास
कर आती है, इसमें डिफरेंस क्या होते हैं वो पूछा जाता है, प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में खासकर आपका हिस्टैरिसीस लूप जो है उसके ऊपर डिस्कशन करी जाती है, हिस्टैरिसीस प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कशन करी जाती है, उसके ऊपर आ सकता है आपका। और आपका परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए जो प्रॉपर्टी चाहिए वो आपका आ सकता है। तो ये सारी बातें यहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड होती हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया कि भाई कि इतने सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आप कर लेते हैं तो बड़े आराम से पूरे चैप्टर के ऊपर जो सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपकी आ जाती हैं, और इसके बाहर आने की पॉसिबिलिटी काफी कम बनती है हमारे हिसाब से, राइट। तो ये सारी बात हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले चैप्टर के ऊपर बात करते हैं।